Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम धात्विक जो चालक है यानी धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह किस प्रकार होता है उसको समझेंगे। तो आज का आपकी हेडिंग है धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह। अब जैसा कि हमने परमाणु मॉडल पढ़ रखा है केमिस्ट्री में, हम ये जानते हैं कि आपका परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हो गए, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के पास हैं, इनके और नाभिक के मध्य बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये नाभिक के साथ बंधे होते हैं। परंतु जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर है, अर्थात ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनके और नाभिक के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है और ये बहुत सूक्ष्म ऊष्मा पाते ही नाभिक को छोड़ देते हैं, यानी परमाणु को छोड़कर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में घूमना प्रारंभ कर देते हैं और इनके लिए कोई ऊर्जा देने की आवश्यकता भी नहीं है। ये सामान्य ताप पर यानी ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा ही परमाणु को छोड़ देते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे समझें तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हैं, जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं गति करना प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है। यही पूरी थ्योरी आपकी आगे लिखी हुई है, तो थ्योरी को आप आगे चाहें तो लिख सकते हैं। अब समझते हैं, आगे चलते हैं। आगे आपका दूसरा है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। जब हम किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर सभी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर एक बल कार्य करना शुरू करता है जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति का जो माध्य वेग होता है उसी को कहा जाता है अपवाह वेग या अनुगमन वेग। चलिए देखते हैं इसको भी। जब धात्विक चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। वह बल जिससे सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में अर्थात विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं उसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। वीडी बराबर आपका होता है स्मॉल ई, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र, बाई एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर जो टाउ है ये आपका है श्रांतिकाल। ये अभी आपको समझाया जाएगा। चलिए इसी को देखकर समझते हैं इसके बारे में। जब हम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नॉर्मली आपके सामान्य ताप पर भी रहते हैं, यानी अगर हम बात करें किसी ऐसे धातु की जिसका 1 मीटर क्यूब का अगर हम एरिया ले लें तो उसमें 10⁻29 10⁻29 आपके इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचिए कितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार जिगजैग मोशन करते रहते हैं, चाहे हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करें या ना करें, इनका मोशन चलता रहता है। पर स्टार्टिंग में जब तक इनको वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखते हैं तब तक इनका मोशन हर दिशा में होता है, यानी इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, यानी इनका परिणामी वेग कितना हो जाता है? शून्य, क्योंकि ये चारों तरफ गति कर रहे हैं, जिगजैग मोशन कर रहे हैं। साथ में कई बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती, तो क्योंकि इनका मोशन जिगजैग है, ये एक दिशा में गति नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बिना विद्युत क्षेत्र में रखे इनमें क्या नहीं होता, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। दूसरा बात करें, अभी यहाँ पर कई लोग के मन में सवाल आएगा, जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो जो धातु है उस पर आपका निगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज आएगा और परमाणु पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर होंगे। तो धातु की अगर हम बात करें तो उनका कुल आवेश क्या रहेगा? हमेशा शून्य। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। तो आपकी हेडिंग है अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग का निगमन। तो निगमन में देखें, सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तथा त्वरण a हो
तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, ये आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला क्लास 9th में, F बराबर ma। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत बल लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल F बराबर ई स्मॉल ई आवेश है, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों बल हैं, आमने सामने रख दिया गया, तो एम ए बराबर ई यानी ए बराबर आ गया आपका ई अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 3। आगे चलते हैं। अब हमने मान लिया कि यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1, ऊष्मीय वेग का मतलब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन वो ऊष्मा के द्वारा हुआ है और ऊष्मीय ऊर्जा पाके ही वो गति कर रहा है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब वो गति कर रहा है u1 वेग से। अब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति यानी अगली बार हमने क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति कर दी। अब उसका वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, u1 प्लस a τ1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये आप समझिए, आपने पढ़ रखा है v बराबर u प्लस ए टी, यह आपने पढ़ा था क्लास 9th में, गति का द्वितीय समीकरण, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, वहीं से फॉर्मूला इस्तेमाल किया। तो अंतिम वेग हमको निकालना है, तो प्रारंभिक वेग कितना था u1, तो रखा गया u1 प्लस त्वरण कितना a, और यहाँ पर टाउ जो है आपका श्रांतिकाल है, वो अभी आगे आपको समझाया जाएगा श्रांतिकाल क्या होता है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों का भी निकाल लिया गया, तो अन्य इलेक्ट्रॉनों का भी हो जाएगा आपका u2 प्लस a τ2, u3 प्लस a τ3, इसी तरह हो जाएगा डॉट डॉट un प्लस a τn। अब अगर यहाँ पर हम निकालें इनका अपवाह वेग, तो अपवाह वेग क्या होगा, इसी वेग का औसत, तो अतः अपवाह वेग बराबर vd बराबर इन सारे वेग को जोड़ दिया, n इलेक्ट्रॉन थे तो n से कर दिया गया, हमने भाग कर दिया। अब देखिए u1 u2 un इस तरह है, तो इनको कर लिया एक साथ, तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un। इसी तरह a τ1 a τ2 a τn को कर लिया अलग। अभी आपको समझाया गया था कि जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं देते तब तक इलेक्ट्रॉन जो है हर दिशा में गति करते हैं। जब हर दिशा में गति करते हैं तो उनका जो परिणामी वेग होता है, जो रिजल्टेंट u होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये निकाला गया u1 प्लस u2 प्लस u प्लस डॉट डॉट un, इसका मान क्या होगा 0, क्योंकि ये परिणामी वेग है और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब इसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो बचा क्या आपका a ले लिया गया कॉमन, τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn। अब τ1 क्या समय है, यहाँ पे टाउ कौन सा समय है आगे आपको समझाएंगे। तो इनका n तक है, तो इनका औसत ले लिया गया। जब औसत ले लिया तो vd बराबर हो गया a τ, क्योंकि देखिए τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn तक लिया गया, n से कर दिया गया भाग। जब n से भाग कर दिया गया तो इनका माध्य निकल गया, माध्य को क्या मान लिया गया τ। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से अगर आपको याद हो तो इक्वेशन नंबर 3 में a बराबर हमने निकाला था ई बाई एम, दोनों की वैल्यू को करना है कंबाइंड, बाई एम था, दोनों की वैल्यू को कंबाइंड कर दिया, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो vd बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे ई बाई एम इंटू टाउ। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत जगह काम देगा। साथ में ये आपका हो गया अपवाह वेग का फॉर्मूला। अब जो पॉइंट्स में यूज़ करे गए उनको समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था वो था माध्य मुक्त पथ क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। तो माध्य मुक्त पथ का मतलब है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो जो धन आयन है उनसे ही टकराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तो साइज में बहुत छोटे होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है अपोजिट चार्ज, तो आपस में टकराएंगे नहीं, तो धन आयनों से टकराएगा। तो दो क्रमागत धन आयनों से टकराने के बीच में वो जो पथ चलेगा उस पथ को कहा जाता है माध्य मुक्त पथ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं ये एक धन आयन है, ये एक धन आयन है, इलेक्ट्रॉन आया इधर से, पहले इससे टकराया फिर गया इससे टकराया, दोनों से टकराने के बीच में जो दूरी चली इसी को कहा जाता है माध्य मुक्त पथ। इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं लैम्डा बार से, लैम्डा के ऊपर बार लगा देते हैं बस। चलिए समझते हैं।
इलेक्ट्रॉन की धन आयनों के साथ दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार ऊपर लगा लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में बार नहीं आ पाया, तो लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह दूसरा जो आपका है वह है श्रांतिकाल, जो अभी हमने यूज़ किया था टाउ, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन दो क्रमागत टक्करों के बीच में दूरी चली वो माध्य मुक्त पथ, और जो टक्करों के बीच में समय लगा उसको कहेंगे श्रांतिकाल। जो इलेक्ट्रॉन तथा धन आयनों के बीच दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे माध्य समय को श्रांतिकाल कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपका और है, उसको भी समझ लेते हैं। वो है आपका गतिशीलता, मोबिलिटी। एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला अगर देखें तो म्यू बराबर VD/E इसी फॉर्मूले से बनाया गया। यहाँ पर देखिए आपका लिखा है थ्योरी में कि एकांक विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर क्या कर दिया गया, E बराबर मान लिया गया है 1। तो E बराबर अगर आपका 1 मान लिया गया, 1 यूनिट, तो म्यू बराबर क्या हो गया आपका VD। यही देखिए यहाँ पर लिखा है एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहते हैं। अब VD का मान हमने यहाँ पर रख दिया है, तो VD का मान रख दिया गया, तो E/m इंटू टाउ, E से E हो गया कैंसिल, तो म्यू बराबर आ गया E/τ/m। साथ में जो आपका VD है उसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग को, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करा जाता है V और बेस में D से। तो आज के लिए इतना ही।